सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर। आइए परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आज भी कुछ महत्वपूर्ण खबरों को हम विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वन धन योजना के विषय में, जो इस समय चर्चा में बनी हुई है। हालांकि इसको प्रारंभ किया गया था वर्ष 2018 में और प्रारंभ करने वाला जो मंत्रालय है वह है जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वन धन योजना को वर्ष 2018 में प्रारंभ किया था। अब जैसे इसके नाम से ही लग रहा है कि वन धन योजना वनों से प्राप्त होने वाले उत्पादों को बेचकर लोगों के अर्थात जो जनजातीय लोग हैं उनके आय में वृद्धि करने की यह योजना है। उद्देश्य यह इसका रखा गया है कि जो जनजातीय समुदाय लघु वन उपज अर्थात माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जिसको शॉर्ट में हम MFP के नाम से जानते हैं, तो ये जो लघु वन उपज जनजातीय समुदाय कलेक्ट करते हैं जंगलों से, उनको बेचकर क्या किया जाए, जनजातीय लोगों के आर्थिक कल्याण को बढ़ावा दिया जाए। आपको पता है कि हमारे यहाँ जो जनजातीय समुदाय हैं उनकी निर्भरता क्या है, इन्हीं वनों से प्राप्त होने वाले उत्पादों पर है। और इसी योजना के तहत लगभग 10 मिलियन लोगों को भोजन, औषधि और नकदी आय का जो उनका स्रोत है उसको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अर्थात जो वन उपज वो प्राप्त करते हैं उससे भोजन और औषधि अपने लिए तो प्राप्त करते ही हैं, लेकिन बहुत सा ऐसा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है जिसको बेचकर वो क्या करते हैं, अपनी आय की निर्भरता को बढ़ाते हैं। और उसी उद्देश्य को बढ़ाता है ये वन धन जो आपकी योजना की स्कीम है। आपको पता है कि जो जनजातीय आय का 20 से 40% आय प्राप्त होता है वह किससे प्राप्त होता है, इसी लघु वन उपज से प्राप्त होता है। और यह जो 20 से 40% आय है इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि जो महिलाएं होती हैं वह बहुत ज़्यादा अपना योगदान देती हैं। अर्थात वही लघु वन उपज को कलेक्ट करती हैं, किसी सेंटर तक पहुंचाती हैं और वहां से उनके उत्पादों की बिक्री होती है। तो महिला सशक्तिकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से यह जो योजना है काफी प्रभावी है। MFP को अर्थात जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, इसको अगर हम समझें तो वर्ष 2006 का एक अधिनियम यह कहता है कि इसके अंतर्गत पादपों अर्थात प्लांट से उत्पन्न वह सभी उत्पाद जो किसके अंतर्गत आते हैं, गैर लकड़ी के अंतर्गत आते। अर्थात ऐसा नहीं है कि वो जो जनजाति लोग हैं वह जंगल काट कर बेचेंगे, नहीं, लकड़ी वाली चीजें नहीं, लकड़ी से इतर की जो चीजें हैं वह जो प्राप्त करते हैं उन पर उनका अधिकार है। जैसे कि बांस जिसको वह उपजाते हैं, शहद, मोम, लाख, तेंदु पत्ता, औषधीय पौधे, जड़ी बूटी, कंद, ये सभी चीज क्या होती हैं, इसी MFP के तहत ये आते हैं। और इसी को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा रहा है, 30 जनजातीय संग्रहकर्ताओं को मिलाकर और उनको स्वयं सहायता समूह में कन्वर्ट करके वन धन विकास समूह का गठन किया जाता है। तो हमने आपसे क्या कहा कि यह जो आपका वन धन योजना है इसके तहत क्या किया जाता है, 30 जो जनजातीय समुदाय के लोग हैं उनको 30 को क्या किया जाता है, 30 का एक ग्रुप बनाकर 10 ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब यह लोग आपस में ही क्या करेंगे, आदान प्रदान करके एक ग्रुप के रूप में कार्य करेंगे और फिर क्या करेंगे, वन धन विकास समूह का गठन करेंगे। अर्थात जो वनों से प्राप्त हुए उपज हैं इनको कैसे मार्केट तक पहुंचाया जाए, इसको करने के लिए 10 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाएगा और प्रत्येक स्वयं सहायता समूह में कितने होंगे, 30 लोग होंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो लगभग 300 लोगों का यह समूह होगा और इनकी योजना को या इनके उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पटल पर लाने के लिए जो नोडल एजेंसी है वह है ट्राइफेड। ट्राइफेड का फुल फॉर्म आपको पता है, द ट्राइबल कोऑपरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया।
इसमें साफ साफ है कि ये क्या करता है, ट्राइबल के जो प्रोडक्ट हैं उनकी मार्केटिंग का डेवलपमेंट करने का यह जो ट्राइफेड है और इसी को जिम्मेदारी दी गई है। पहला जो मॉडल वन धन विकास केंद्र बनाया गया था वह छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में बनाया गया था और वर्तमान समय में उन सभी राज्यों में जहां पर जनजातीय समुदाय के लोग हैं वहां पर वन धन विकास केंद्रों का गठन करके इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। हाल ही में क्यों चर्चा में बना हुआ है उसके पीछे कारण ये है कि ट्राइफेड द्वारा एक परीक्षण किया गया और उससे पता चला कि उड़ीसा में जो वन धन विकास योजना है यह सफल हो रही है और जो यहाँ के जनजाति लोग हैं उनकी आय में तेजी से वृद्धि हो रही है और उड़ीसा में 66 जो है कि वन धन विकास केंद्र कार्य कर रहे हैं और यहाँ के जनजातियों को काफी ज्यादा लाभ मिल रहा है। अब ये जो वन धन विकास केंद्र हैं ये कर क्या रहे हैं, पहले ही इनके उत्पाद ऐसे ही बिक जाते थे लेकिन अब क्या कर रहे हैं, ये प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ब्रांडिंग कर रहे हैं, उसकी पैकेजिंग कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, इनके उत्पाद की जो क्वालिटी है या जो वैल्यू है वह निखर रही है और इससे इनको लाभ मिल रहा है। इस समय आपको पता है कि संकल्प से सिद्धि और गांव और डिजिटल को कनेक्ट करके क्या किया जा रहा है, जनजातीय समुदायों के प्रोडक्ट को मार्केट तक लाने का प्रयास किया जा रहा है और इसी को बढ़ावा देने के लिए जो ट्राइफेड ने परीक्षण किया उसको पता चला कि उड़ीसा में काफी अच्छे कार्य कर रहे हैं। ट्राइफेड इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए अर्थात जनजातीय समुदायों के उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए वन धन जनजाति स्टार्टअप प्रोग्राम भी चला रहा है। इसमें भी क्या है कि वनों से प्राप्त होने वाले उत्पादों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसी के लिए स्टार्टअप प्रोग्राम को भी ट्राइफेड के द्वारा संचालित किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे 5G तकनीकी के अपने टॉपिक पर। तो 5G क्या है, संचार क्रांति की 5वीं पीढ़ी है। वर्तमान समय में इंडिया में देखें तो हम 4G टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। अगर हम 5G की बात करें तो आदर्श रूप इसका क्या होना चाहिए कि ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें डाउनलोडिंग स्पीड कितनी मिले, कम से कम 20 Gbps अर्थात 20 गीगाबाइट पर सेकेंड और अपलोडिंग की स्पीड कितनी हो, 10 Gbps की हो या 10 गीगाबाइट पर सेकेंड की हो। लेकिन अगर व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो अगर आपको डाउनलोडिंग की स्पीड 100 Mbps मिल रही है और जो है कि अपलोडिंग की जो स्पीड है वो 50 Mbps, यहाँ पर दोनों बार डाउनलोडिंग लिख दिया गलती से, तो अगर अपलोडिंग की स्पीड 50 Mbps मिल रही है तो भी आप कह सकते हैं कि ये क्या है, 5G। तो 5G को लाने का प्रयास हमारे यहाँ किया जा रहा है। इसमें 3 बैंड आपको पता है काम करते हैं, निम्न बैंड, लो बैंड, मीडियम बैंड और जो है कि हाई फ्रीक्वेंसी बैंड काम करते हैं। अब ये जो 5G टेक्नोलॉजी है इसमें क्या किया जा रहा है, जो नेटवर्क लेटेंसी है इसको घटाने का प्रयास किया जाता है। अब देखिए नेटवर्क लेटेंसी का मतलब क्या होता है कि डाटा के समूह को, जो आप जैसे मान लेते हैं आप कोई डेटा भेजते हैं किसी को, तो दूसरे व्यक्ति जिसको आपने भेजा है वो क्या है, रिसीवर है, आप सेंडर हैं, तो सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने में जो डेटा का समय लगता है उसी को बोला जाता है नेटवर्क लेटेंसी। अब 5G आएगा तो उससे क्या हुआ, जो नेटवर्क लेटेंसी वो घटेगा अर्थात सेंडर से रिसीवर तक जो डेटा पहुंचने में समय लगता है वह कम होगा। अगर 4G के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस समय जो नेटवर्क लेटेंसी है वह 40 से 50 मिली सेकेंड है, जो कि 5G में क्या हो जाएगी, 1 मिली सेकेंड हो जाएगी। अर्थात आप जैसे ही सेंड करेंगे सामने वाले को डेटा, जो बड़ा डेटा भी होगा वो मिल जाएगा। तो नेटवर्क लेटेंसी का डाटा ट्रांसफर से क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, इसको इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। मतलब ये है नेटवर्क लेटेंसी घटेगा तो डाटा ट्रांसफर की स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। अभी अगर हम देखें तो ग्लोबल मोबाइल सप्लायर्स एसोसिएशन का कहना है कि जनवरी 2021 तक 61 कंट्रीज में क्या हुआ है, 5G सेवा प्रारंभ कर दिया गया है और 4 मई 2021 को भारत में भी क्या किया गया है, कल दूरसंचार विभाग ने कह दिया है कि 5G टेक्नोलॉजी का जो तकनीकी है और जो इसके स्पेक्ट्रम का ट्रायल अब यहाँ पर कंपनियां कर सकती हैं। तो अब कंपनियां यहाँ पे भारतीय जो कंपनियां हैं जो पहले से इस दौड़ में हैं वो क्या करेंगी, 5G का ट्रायल शुरू कर सकेंगे, जिसको लेकर अभी जो है कि एक तरह उहापोह की कंडीशन बनी हुई थी। ये जो ट्रायल होंगे वो ग्रामीण, अर्ध शहरी, शहरी सभी क्षेत्रों में होंगे, जिससे डिजिटल डिवाइड का एक कंडीशन या डिजिटल गैप की एक कंडीशन ना हो। और भारत में 5G नेटवर्क की जो आवेदक कंपनियां हैं उसमें एयरटेल है, रिलायंस है, वोडाफोन है, MTNL है। इन कंपनियों ने, जो इनका हमने ऊपर नाम लिया, इन कंपनियों ने एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग, सी डॉट जैसी कंपनियां जो इसके
उत्पाद को बनाती हैं उसके साथ क्या कर रखा है, कॉन्टैक्ट कर रखा है। तो यह अब क्या करेंगे, अपना परीक्षण कर सकेंगे। रिलायंस क्या करेगी, उसने कहा है कि वो स्वदेशी तकनीकी का परीक्षण करके इस चीज़ को आगे बढ़ाएगी। परीक्षण जो होगा वो 6 माह चलेगा और इसमें 2 महीना एक्स्ट्रा मिलेगा जिसमें वो उपकरणों की खरीद और स्थापना कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो भारत में भी अब 5G का जो सफ़र है वह आगे बढ़ने वाला है। अब हम बात करेंगे जाइलोफिस द्वीप की, जो कि एक सांप है। आप इस सांप को देखिए, इस पर रेनबो कलर का आपको दिखाई दे रहा है और ये जो सांप है ये आपसे पूछा जा सकता है या इसका नाम ही काफ़ी है कि जाइलोफिस द्वीप की क्या है, थोड़ा सा इसके विषय में जान लीजिए। जाइलोफिस का मतलब क्या है कि सांपों का एक वर्ग है जिसका नाम है पेरेडाइए फैमिली। तो पेरेडाइए फैमिली सांपों का एक वर्ग है जिसमें छोटे आकार के जो सांप हैं उनको रखा जाता है। और ये जाइलोफिस द्वीप की, जिसको हमने ऊपर दिखाया, ये इंद्रधनुष की तरह चमकीली सल्क वाला बहुत छोटे आकार का 20 से 25 सेंटीमीटर लंबा सांप होता है जो पश्चिमी घाट के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। पहली बार इसको कन्याकुमारी के नारियल के बागानों में देखा गया था। अगर आप दक्षिण भारत में जाएं या पश्चिमी घाट के क्षेत्र में जाएं, अगस्त्य मलाई पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर ये खूब मिलते हैं, वहाँ पर जाएंगे तो आपको ये मिल जाएंगे। सूखे जो क्षेत्र होते हैं, खेत होते हैं या पेड़ होते हैं, उस पर भी मिल जाएगा। और ये पेड़ों पर मिलते हैं और खेतों में मिलते हैं, इसलिए इनको वुड स्नेक के अंतर्गत रखा जाता है। गैर विषैले होते हैं और पश्चिमी घाट के जंगलों में आपको खूब देखने को मिल जाए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जाइलोफिस के जो सांप हैं और दक्षिण भारत किधर मिलते हैं, तो आपको पश्चिमी घाट याद रखना है। वहाँ का कोई लोकेशन अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आपको सही मानना हो। ये जो हो कि चूंकि गैर विषैले होते हैं, काटते नहीं हैं, भोजन के रूप में केंचुए और अकशेरुकी जो जीव होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। अब ये चर्चा में क्यों है, हाल ही में जाइलोफिस दीपकी का नामकरण भारतीय सरीसृप विज्ञानवेत्ता दीपक वीरप्पन के नाम पर किया गया। तो ये जो दीपकी शब्द है ना, इन्हीं के नाम से आया है, इसकी वजह से चर्चा में बना हुआ। आप समझ पाए होंगे। अब हम बात करते हैं एक लेख के विषय में जिसको बहुत कंसाइज हमने करके आपके लिए प्रेजेंट किया है। भारत में गर्मी और वर्षा का जो विज्ञान है इसको समझते हैं। कल सुबह आपके लिए एक बहुत बेहतरीन टॉपिक मैंने तैयार किया है कि जो बादल फटने की घटना है इसको मैं समझाऊंगा सुबेरे आपके साथ। लेकिन अभी हम समझते हैं भारत में गर्मी और वर्षा का विज्ञान का एक आर्टिकल निकला। अब देखिए, थोड़ा सा इंडिया को आप ध्यान से देखिए। आप देखेंगे तो आपको नॉर्थ में पता चलेगा कि जो लद्दाख वाला क्षेत्र उसको देखिए और फिर उसके बाद जो आप दक्षिण की ओर आ रही तमिलनाडु का क्षेत्र देखिए। इसके दोनों तरफ आप देख रहे हैं अरब सागर और बे ऑफ बंगाल आपको दिखाई देगा। अब ये देख रहे हैं आप तो आपको स्थलीय क्षेत्र और जल का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देगा। अब इसी से लेकर एक लेख निकला हुआ है और उसी लेख को हमें थोड़ा सा समझना है। तो आपको पता है कि 21 मार्च के बाद क्या होता है, सूर्य की किरणों का उत्तरायण होता है। उत्तरायण होने का मतलब है कि सूर्य की किरणें अब नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होंगी, लंबवत पड़ेंगी। जैसे कि आपने पढ़ रखा होगा, इक्वेटर पर जब सूर्य की किरणें क्या होती हैं, लंबवत पड़ती हैं, तो उस समय क्या होता है, गर्मी ज़्यादा होती है। या 21 जून को जब हम कहते हैं कि इंडिया में गर्मी काफ़ी होती है, कारण क्या है कि सूर्य की किरणें क्या होती हैं, कर्क रेखा पर लंबवत होती हैं। तो अब जैसे सूर्य की किरणें जितनी लंबवत होंगी वहां पर गर्मी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक इसको इस रूप में समझिए, एक टॉर्च लीजिए, उसके लाइट को आप जलाइए, तो जहां पर फोकस होगा, उसका फोकस बनेगा टॉर्च का, वहां पर क्या होगा, उजाला ज़्यादा होगा। जैसे जैसे उस फोकस से दूर जाएंगे उजाला क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक यही बात सूर्य की किरणों के संदर्भ में होती है। सूर्य की किरणें जहां पर ज़्यादा लंबवत पड़ती हैं वहां पर गर्मी ज़्यादा होती है। तो भारतीय उपमहाद्वीप को जब आपने देखा तो इसमें स्थलीय जो भाग होता है वो क्या होता है, अधिक गर्म हो जाता है। जब कोई भाग अधिक गर्म होता है, जैसे मान लेते हैं आप हैं और आप किचन में क्या करिए, गर्मी जब बढ़ने लगती है तो आपने देखा होगा बहुत देर अगर आप किचन में खड़े रहते हैं आपको सफोकेशन होता है। क्योंकि क्या होता है, वहां से जो हवा है ना वो निकलने लगती है, गर्म होकर हवा निकलने लगती है। तो क्या होता है, जब कोई भाग गर्म होता है तो उसके संपर्क में जो हवा वो भी गर्म हो जाती है और गर्म चीजें क्या होती है, ऊपर उठती हैं। तो जब हवा जहां पर गर्मी बढ़ी वहां से ऊपर उठ गई तो वहां पर तो क्या बन गया, निम्न वायु दाब बन गया। तो देखिए इंडिया के संदर्भ में क्या होता है, फिर से आप इस इमेज को देख लीजिए। ये देखिए इंडिया का जो स्थलीय भाग है ये क्या हो गया, गर्म हो गया। मान भी चाहता हूँ थोड़ा सा स्क्रॉल करने में दिक्कत हो रही है। हाँ ये देखिए, अब देखिए अब ये इंडिया का जो स्थलीय भाग है ये क्या हो गया, गर्म हो गया। गर्म होकर इसके जो संपर्क में हवा थी ऊपर उठ गई।
जमीन पर क्या बन गया, लो प्रेशर। अब जब लो प्रेशर बन गया तो इसके जो दक्षिण में जो जलीय क्षेत्र है, आप यहाँ पर देखिए तो जो दक्षिण में जलीय क्षेत्र है, यहाँ से हवाएं क्या होती हैं, यहाँ पर जो लो प्रेशर क्रिएट हुआ है उसको भरने के लिए आती हैं। और जब भरने के लिए आती हैं तो आप इसको देख रहे होंगे, यही जब इक्वेटर को क्रॉस करती हैं तो आप कहते हैं कि मानसून की हवाएं इंडिया में प्रवेश कर रही हैं। ये दो भागों में विभाजित होकर आगे बढ़ती हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। मैं मानसून पर नहीं जाऊंगा, मुझे समझाना है कि दरअसल जो अभी लेख निकला है वो कहता क्या है। तो हमें पता है कि क्या होता है कि जो जल होता है उसकी विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होती है। विशिष्ट ऊष्मा को इस रूप में समझिए कि जल आसान जल्दी ठंडी ना ही तो जल्दी गर्म होता है ना जल्दी ठंडा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जल जिस चीज़ की विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा रहती हो वह जल्दी गर्म भी नहीं होगा, जल्दी ठंडा भी नहीं होगा। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो क्या है कि स्थलीय भाग गर्म हुआ, लो प्रेशर, और जो जलीय भाग है वह कम गर्म हुआ, तो वहाँ पर उसकी तुलना स्थल की तुलना पर हाई प्रेशर होगा। हाई प्रेशर और लो प्रेशर का अंतर जितना ज्यादा होगा मानसून क्या होता है उतना ही प्रभावी होता है। अब क्या हुआ है, जो लेख कहता है वो ये कह रहा है कि जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन लास्ट ईयर 2019 तक होता आया था उसकी तुलना में 2020 और 21 में क्या हुआ है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम हुआ है, जिसके कारण स्थल के ऊपर जो वायुमंडल है उसमें गर्मी जो पहले की तुलना में थोड़ी सी कम रहेगी। और गर्मी थोड़ी सी कम होने का मतलब है कि टेम्परेचर का जो तापमान का जो वैल्यू है थोड़ा सा कम होगा। इसकी वजह से स्थल भाग पर जो लो प्रेशर क्रिएट होना चाहिए था उसकी तुलना में कम लो प्रेशर थोड़ा सा क्रिएट होगा। और इससे क्या होगा, जो आपकी दक्षिणी हिंद महासागर से जो हवाएं खींचकर आती थी इंडिया के वो थोड़ा सा अब स्लो आएंगे। इसका मतलब है कि जो मानसून है वो थोड़ा सा परिवर्तित रूप में दिखाई देगा, यह कहा गया है। कुल मिलाकर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को आधार बनाते हुए कहा गया है कि इस बार जो मानसून है जितना मजबूत हो सकता था उतना मजबूत नहीं होगा। और इसी के कारण कहा गया है कि जो वर्षा होगी सामान्य होगी। अच्छी चीज हमारे लिए यह है कि जो लानीना है उसका असर कम हो रहा है। अब प्रश्न आएगा ये नया चीज क्या है, तो देखिए इसको आसान समझिए। लानीना का मतलब क्या है कि जैसे हम कहें जहां से मानसून हमारा आता है दक्षिण हिंद महासागर से, अगर इसका और प्रशांत महासागर के जल का जब टेम्परेचर क्या होता है बढ़ जाता है तो इसको बोलते हैं लानीना, आसान शब्दों में। कुल मिलाकर लानीना जो है कि मई तक अगर समाप्त हो जाता है तो हमारे यहाँ मानसून सामान्य रहेगा, यह कहा गया है। और यह कहा गया है कि अगर थोड़ा सा हमारे यहाँ जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जो पहले रहता था उतना ही रहता तो मानसून ज्यादा प्रभावी होता। चूंकि इस समय ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा कम हुआ है, उसके वजह से जो मानसून है वो उतना प्रभावी नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। होप यू आप थोड़ा सा आप समझ पाए होंगे संक्षेप में। इसमें इतना ही रखते हैं, ज़्यादा इसको हम लोग एलोबरेट नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।